आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सूडो फोर्स से। सबसे पहले तो ये सूडो वर्ड देख लो। ये सूडो वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या होता है? सूडो वर्ड का लिटरल मीनिंग होता है फॉल्स या फिर हाफ ट्रूथ। हाफ ट्रूथ, ठीक है, बेसिकली आधा सच आधा झूठ। ठीक है, तो एग्जैक्टली चल क्या रहा है? एग्जैक्टली चल क्या रहा है? ये सूडो फोर्स समझने के पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा एक टर्म जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिसे हम लोग बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अच्छा, अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या आता है? सबसे पहले तो ये देखना, ठीक है। सपोज सपोज मैं एक ट्रेन में हूं। सपोज ये अपनी ट्रेन है, ठीक है। मैं एक ट्रेन में बैठा हूं यहाँ पे, ठीक है। और सपोज एक दूसरा आदमी है जो बाहर खड़ा है। दूसरा आदमी एक बाहर खड़ा है, ठीक है। तो कैन आई से मैं मोशन में हूं और ये आदमी रेस्ट पे है। मैं मोशन में और ये आदमी रेस्ट पे। सपोज ये मैं हूं ए और ये आदमी है बी, ठीक है। मैं ट्रेन में हूं और ये जो आदमी है ये रोड पे बैठा है, ठीक है। अच्छा, ट्रेन सपोज मूव कर रही है 100 मीटर पर सेकंड से। ट्रेन सपोज मूव कर रही है 100 मीटर पर सेकंड पे, सही है। अच्छा, लेकिन मेरे रिस्पेक्ट में मैं तो रेस्ट पे हूं, या फिर मेरे रिस्पेक्ट में ट्रेन भी रेस्ट पे है। बिकॉज अगर मैं ट्रेन में रुका हूं तो मुझे तो ट्रेन जैसी वैसी दिखाई देगी, तो मेरे लिए ट्रेन रेस्ट पे है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू मी। इसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये तो जीरो हो जाएगा ना। लेकिन वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन बी, ये तो 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे चेंज इन पर्सपेक्टिव आ गया। इतना क्लियर है तुम लोग को? ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग क्यों आ रहा है आंसर? बिकॉज हम लोग का फ्रेम अलग है। ए का फ्रेम अलग है, बी का फ्रेम अलग है। तो इसे हम लोग बेसिकली बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पे कौन सा रहता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम लोग कौन से ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में बाकी सबके वेलोसिटीज और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, ये इसका पर्सपेक्टिव है, ठीक है। तो ये हम लोग रिलेटिव मोशन में ऑलरेडी पढ़ा है। रिलेटिव मोशन में हमने ऑलरेडी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा है। लेकिन अभी लॉज ऑफ मोशन में इसका क्या काम है? तो लॉज ऑफ मोशन में देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेम्स। सबसे पहले होता है ऑब्जेक्ट फ्रेम। ऑब्जेक्ट फ्रेम। और दूसरा होता है ग्राउंड फ्रेम। दूसरा होता है ग्राउंड फ्रेम। एक तो ऑब्जेक्ट फ्रेम होता है और दूसरा होता है ग्राउंड फ्रेम। ठीक है, अभी इसके एग्जांपल्स देख लो। इसके एग्जांपल देख लो, ठीक है। सपोज ये अपनी एक बस है। ये अपनी एक बस है और मैं इस बस पे बैठा हूं या फिर खड़ा हूं, जो बोलना है बोलो, ठीक है। मैं इस बस पे बैठा हूं, ठीक है। अच्छा, अभी सपोज मैं खुद को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान रहा हूं, या फिर यहाँ पे जो भी मास होगा मैं उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान रहा हूं और उसके रिस्पेक्ट में सारी की सारी इक्वेशंस लिख रहा हूं। सारी की सारी इक्वेशंस उसके रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे जो खुद ऑब्जेक्ट है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है ये खुद एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया, सही है। और यहाँ पे सेम सिनेरियो है, एग्जैक्टली सेम सिनेरियो है। अपनी सेम बस है, अपना सेम बंदा यहाँ पे खड़ा है, सेम बंदा यहाँ पे खड़ा है। लेकिन इस केस में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो मैं ग्राउंड को ले रहा हूं। ग्राउंड मेरा बन जाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसे हम लोग बोलेंगे बेसिकली ग्राउंड फ्रेम, और इसकी अलग इक्वेशंस बनेंगी, सही है। तो एक तो मैं ऑब्जेक्ट फ्रेम में इक्वेशन लिखूंगा, या फिर एक तो मैं ग्राउंड फ्रेम में इक्वेशंस लिखूंगा, सही है। सो दोनों अलग अलग केसेस है। दोनों अलग अलग केसेस है, पर दोनों में एक डिफरेंस है। दोनों में एक डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे सूडो फोर्स लगता है, यहाँ पे सूडो फोर्स इज एप्लीकेबल, यहाँ पे सूडो फोर्स इज नॉट एप्लीकेबल। जब भी मैं ऑब्जेक्ट फ्रेम में इक्वेशन लिखूंगा, whenever I write my equations in object frame, तब मुझे सूडो फोर्स को लेना है, तब मुझे सूडो फोर्स को कंसीडर करना है। और जब भी मैं ग्राउंड फ्रेम में या फिर सराउंडिंग फ्रेम में मेरी इक्वेशन लिखूंगा, तब मुझे सूडो फोर्स को कंसीडर नहीं करना है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो ये सब लोगों को क्लियर है कि नहीं, मुझे बता दो, ठीक है। अभी एक एग्जांपल देख लो, ठीक है। सपोज तुम एक बस पे बैठे हो। सपोज तुम लोग एक बस पे बैठे हो, सही है। अच्छा, जब भी बस आगे जाती है अचानक, सपोज बस अभी रुकी हुई है, बस अभी रुकी हुई है, ठीक है। अभी बस अचानक आगे जा रही है। सो कैन आई से जब भी बस अचानक आगे जाती है, हम पीछे जाते हैं, बेसिकली हमें बैकवर्ड एक फोर्स लगता है।
फोर्स लगता है कि नहीं लगता, एग्जैक्टली क्या है वो चीज हम लोग डिस्कस कर ही लेंगे, लेकिन हमें ये तो पता है कि व्हेनेवर हम लोग एक स्टेशनरी बस पे है और बस अचानक स्टार्ट होती है तो हमें पीछे एक जर्क लगता है, वी एक्सपीरियंस अ जर्क पीछे, सही है। अच्छा, अभी सिंस हम लोग पीछे मूव हो रहे हैं तो क्या हम पे कोई फोर्स लगा रहा है? देयर इज नो सच ऑब्जेक्ट जो हम पे एक्चुअली फोर्स लगा रहा है, बट फिर भी हम लोग हम एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट हम लोग पीछे जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट हम लोग पीछे जा रहे हैं, सही है। तो कहना से हम पे एक फोर्स लग रहा है बट नहीं भी लग रहा है, मतलब देयर इज नो सच ऑब्जेक्ट जो हम लोग पे एक्चुअली फोर्स लगा रहा है, बट फिर भी हम लोग एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सूडो फोर्स। बेसिकली फोर्स है भी और फोर्स नहीं भी है, और वहां से उसका नाम पड़ा है, वहां से उसका नाम पड़ा है। और तुम्हें अभी थोड़ा थोड़ा क्लियर आइडिया आ रहा होगा कि ये सिर्फ ऑब्जेक्ट फ्रेम में क्यों आ रहा है। अगर मैं खुद के रिस्पेक्ट में इक्वेशन लिखूंगा, अगर मैं खुद के रिस्पेक्ट में इक्वेशन लिखूंगा तो मैं तो ये चीज बोलूंगा, हाँ बाबा मैंने तो एक फोर्स एक्सपीरियंस किया। अभी एग्जैक्टली वो फोर्स कहां से आया मुझे नहीं पता, ना कोई ऑब्जेक्ट मुझे टच कर रहा है और ना कोई ऑब्जेक्ट मुझ पर डायरेक्टली फोर्स लगा रहा है, बट फिर भी वो फोर्स मैंने एक्सपीरियंस किया जब बस रुकी हुई थी और जब बस अचानक स्टार्ट हुई। जैसे बस अचानक स्टार्ट हुई मुझे पीछे एक फोर्स लगा और मैं थोड़ा सा पीछे एक जर्क लगा मुझे और मैं थोड़ा सा पीछे चला गया, दैट मीन्स मुझ पे कोई तो एक फोर्स लगा है, ठीक है, बट कोई भी ऑब्जेक्ट मुझे टच नहीं कर रहा था तो ऑब्वियसली डायरेक्टली कोई फोर्स नहीं लगा है, ठीक है। और ये मुझे खुद के रिस्पेक्ट में लगा है, जब अगर कोई इंसान अंदर बैठा है वो इसे एक्सपीरियंस कर सकता है, जो इंसान बाहर बैठा है वो इस फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। तो तुम्हें इतना क्लियर है कि ऑब्जेक्ट फ्रेम में सूडो फोर्स क्यों लेना है और ग्राउंड फ्रेम में सूडो फोर्स क्यों नहीं लेना है, इतना क्लियर है? अच्छा, अभी लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ सूडो फोर्स, ठीक है। अभी लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ सूडो फोर्स, की सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या लिखा है, तो यहां पे मैं लिखूंगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ सूडो फोर्स, ठीक है। तो सूडो फोर्स एग्जैक्टली होता क्या है, सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, सही है, इसका मास है स्मॉल m। अभी सपोज जो सराउंडिंग है, इस ऑब्जेक्ट का सराउंडिंग है वो एक डायरेक्शन में जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का जो एक सराउंडिंग है वो एक डायरेक्शन में जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m। तो ये जो सूडो फोर्स रहेगा, सूडो फोर्स जो रहेगा इस अपने ऑब्जेक्ट को इस एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, आई मीन यहाँ पे ऑब्जेक्ट राइट में जा रहा है तो सूडो फोर्स लेफ्ट में लगेगा और उसका मैग्नीट्यूड होगा इस ऑब्जेक्ट का मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सराउंडिंग। मैं फिर से बता रहा हूँ, सपोज ये आपका एक सराउंडिंग ऑब्जेक्ट है, उस पे अपना ऑब्जेक्ट है। अभी ये बड़ा वाला जो ऑब्जेक्ट है वो सपोज ए एक्सेलरेशन से राइट वर्ड जा रहा है, ये ए एक्सेलरेशन से राइट वर्ड जा रहा है, सही है। तो ये जो छोटा वाला ऑब्जेक्ट है इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा जिसका डायरेक्शन होगा ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन, ये राइट में जा रहा है तो इस पे फोर्स लेफ्ट में लगेगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड रहेगा इसका मास इनटू ये एक्सेलरेशन। तो सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं और डायरेक्शन कैसे लिखते हैं ये क्लियर है तुम लोग को? ठीक है, एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करें। सपोज यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, इसका मास है सपोज 100 केजीज, इसका मास है 100 केजीज, सही है, अच्छे घर का इंसान है। अच्छा, अभी ये जो बस है, ये जो बस है सपोज इसका मास है, इस बस का मास है 1000 केजीज, इस बस का मास है 1000 केजी, सही है। अच्छा, अभी मैं एक्सटर्नली एक बहुत बड़ा सपोज कुछ ऑब्जेक्ट है जो इसे फोर्स लगा रहा है और इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, सपोज ये इस पे 5000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये इस पे 5000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन क्या, अपना क्वेश्चन ये है कि ये जो इंसान है इस पे कितना सूडो फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो सूडो फोर्स कितना है इंसान पे ये हमें निकालना है। क्वेश्चन क्लियर है तुम लोग को? ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पे सूडो फोर्स कैलकुलेट करना है इस इंसान पे। तो सूडो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है हमें सराउंडिंग के एक्सेलरेशन की जरूरत होती है, आई मीन जो ऑब्जेक्ट कौन से सराउंडिंग पे है हमें उस सराउंडिंग के एक्सेलरेशन की जरूरत होती है, उस सराउंडिंग के एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें सबसे पहले ये पता है कि हमें एक्सेलरेशन निकालना है। अभी एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, सही है। तो फोर्स कितना है 5000 न्यूटन और मास कितना है, देखो बस का मास तो 1000 केजीज है लेकिन मैन भी है उसमें, ये जो इंसान है ये भी बैठा है तो इसका मास भी उसमें ऐड हो जाएगा। तो टोटल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, टोटल एक्सेलरेशन हो जाएगा 1000 प्लस 100 विच इज नथिंग बट 1100,
सॉरी टोटल मास हो जाएगा 1100 kg। तो ये अपना टोटल एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50/11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अपना जो बस है वो इस एक्सेलरेशन से आगे जाएगा, या एक्सेलरेशन इज गिवन बाय 50/100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है। अच्छा, एक्सेलरेशन मिल गया। अभी हमें ये पता है सूडो फोर्स क्या होता है। सूडो फोर्स होता है ऑब्जेक्ट का मास इनटू सराउंडिंग का एक्सेलरेशन, और उसका डायरेक्शन क्या होता है, उसका डायरेक्शन होता है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। सही है, सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, ये स्मॉल m, इसे कैपिटल M लिख दो। सही है, ये स्मॉल m मास का ऑब्जेक्ट मैन का मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे भी लिख दूंगा जो सूडो फोर्स है ये हो जाएगा स्मॉल m इनटू स्मॉल a। स्मॉल m कितना है 100 इनटू स्मॉल a कितना है, ये हमने अभी अभी निकाला 50/11। ये हो गया 50/11। सही है। अगर चाहो तो तुम इसे फ्रैक्शन में रख सकते हो, या फिर हम एक काम करेंगे, हम इसे सॉल्व ही कर लेते हैं। ठीक है, 11 4 आर 44। सही है, फिर 660 हो जाएगा, फिर 11 5 55, 50 11 4 44 एंड सो ऑन। इतना कर दिया, बहुत है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली सूडो फोर्स कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली सूडो फोर्स आ रहा है 454 न्यूटन्स के बराबर। आगे कुछ पॉइंट्स भी लग सकता है, बट इतना चल जाएगा। तो सूडो फोर्स हमने इस केस में कैसे कैलकुलेट किया, ये तुम लोगों को क्लियर है? जिन जिन को क्लियर है थम्स अप दे दो। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गया। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपका एकदम रियल लाइफ एग्जांपल है। अगला क्वेश्चन जो आपका रियल लाइफ एग्जांपल है, तुम कभी अगर लिफ्ट में बैठे हो, यहाँ पे क्वेश्चन, तुम अगर किसी लिफ्ट पे बैठे हो तो तुम्हें ये चीज तो तुमने नोटिस की रहेगी, जब लिफ्ट ऊपर जाती है, जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो थोड़ा हमें थोड़ा सा महसूस होता है कि हमारा वेट बढ़ गया है। आई मीन हमें थोड़ा सा नीचे पुश मिलता है। और जब लिफ्ट नीचे जाती है, जब लिफ्ट नीचे जाती है तब हमें थोड़ा सा ऊपर फील होता है। बेसिकली हमारा वेट थोड़ा कम हो गया, हमें ऐसे फील होता है। सही है। अभी एग्जैक्टली उसका एग्जैक्ट रीजन सूडो फोर्स है। इनफैक्ट तुम्हें एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, तुम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। सपोज मेरा वेट है 70 kg, सपोज माय वेट इज 70 kg, और मैं लिफ्ट पे जो मेरा वेट होता है, जो मेरा वेट बैलेंस होता है, जहाँ पे हम लोग वेट मेजर करते हैं, अगर मैं उस पे बैठा हूँ, ठीक है, तो वो अभी नॉर्मली 70 kg दिखाएगा, लेकिन जैसे लिफ्ट ऊपर जाएगी वैसे वो थोड़ा सा ज्यादा दिखाएगा, 73 74 दिखा देगा। और अगर लिफ्ट नीचे जा रही है तो उस इंस्टेंट पे वो वेट कम दिखाएगा, वो 67 68 दिखाएगा। तो एग्जैक्टली ऐसा क्यों हो रहा है हम लोग देखेंगे। तो एक क्वेश्चन की हेल्प से हम ये समझेंगे। सही है। सपोज यहाँ पे एक लिफ्ट है, सपोज यहाँ पे एक लिफ्ट है। सही है। और इस लिफ्ट पे तुम खड़े हो, इस लिफ्ट पे एक इंसान खड़ा है। सही है। अच्छा, सपोज इस इंसान का मास है 50 kg, इस इंसान का मास है 50 kg। अभी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ये जो इंसान है और ये जो लिफ्ट है, इनके बीच में नॉर्मल फोर्स बताओ। ठीक है, केस 1, लिफ्ट ऊपर जा रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड केस 2, लिफ्ट नीचे जा रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों केसेस में हमें ये बताना है कि नॉर्मल फोर्स कितना है, इंसान और लिफ्ट इनके बीच में नॉर्मल फोर्स कितना है। तो क्वेश्चन क्लियर है तुम लोग को? ठीक है, अभी इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले पार्ट ए देखते हैं। पार्ट 1 में क्या आ रहा है, जो अपनी लिफ्ट है वो ऊपर जा रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है। अच्छा, चलो, तो फर्स्ट केस में ये ऊपर जा रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे मैं केस 1 लिख देता हूँ, केस 2 में उल्टा हो रहा है। सही है। अच्छा, तो कैन आई से ये जो अपना इंसान है, ये जो अपना इंसान है, ये इस लिफ्ट के फ्रेम में है, ये इस लिफ्ट के फ्रेम में, तो ऑब्वियसली इस पे सूडो फोर्स लगेगा। लेकिन जब मैं इक्वेशंस अगर मैं इसके फ्रेम ऑफ रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं सिर्फ तभी। ठीक है, तो यहां पे लिखना है कंसीडरिंग मैन फ्रेम, कंसीडरिंग मैन फ्रेम। यहाँ पे जो इंसान खड़ा है बेसिकली हम लोग उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखेंगे। सही है। जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखते हैं तब उसका उस पे नेट फोर्स, उसका नेट एक्सेलरेशन, उसका नेट वेलोसिटी सब जीरो हो जाता है, बिकॉज ये उसके खुद के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। सही है। तो यहाँ पे मैं इंसान बना रहा हूं। अभी इस पे कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे? सबसे पहले तो ग्रेविटी नीचे एक्ट करेगी, हमेशा ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड।
कितना फोर्स होता है ग्रेविटी का, मास इंटू जी, mg होता है बेसिकली। तो इसका मास है 50 kgs, तो फोर्स हो जाएगा 50g। सही है। अच्छा, अभी लिफ्ट का जो बेस है, लिफ्ट का जो बॉटम सरफेस है, वो उसे ऊपर पुश करेगा विथ अ फोर्स जिसे हम लोग नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, और हमें इसी नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चलो ग्रेविटी नीचे लग रही है, नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है, और कौन सा फोर्स लगेगा? कहना से अगर मैंने मैन का फ्रेम कंसीडर किया है, बेसिकली अभी ऑब्जेक्ट फ्रेम हो गया, तो इस पे एक सूडो फोर्स भी लगेगा। ठीक है, सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है? वो ऑब्जेक्ट का मास इनटू सराउंडिंग का एक्सेलरेशन। और सूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? सूडो फोर्स का डायरेक्शन होता है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सराउंडिंग। तो सिंस जो अपनी लिफ्ट है वो ऊपर जा रही है, तो सूडो फोर्स जो है वो नीचे लगेगा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? ऑब्जेक्ट का मास विच इज 50 इंटू सराउंडिंग का एक्सेलरेशन विच इज नथिंग बट ए। तो बेसिकली ये हो जाएगा 50 इंटू 5 विच इज नथिंग बट कितना हो जाएगा ये? 250 न्यूटन्स। ये इतना फ्री बॉडी डायग्राम जिन जिनको क्लियर, एक थम्स अप दे दो अच्छे से। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया ये ऑब्जेक्ट फ्रेम था, ये इंसान का खुद का फ्रेम था, तो इस पे नेट फोर्स, इस पे इसका नेट एक्सेलरेशन, इसका सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो इस पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा नेट फोर्स समेशन ऑफ फोर्स जीरो। अच्छा, यहाँ पे फोर्स एक ही डायरेक्शन में, तो इसे मैं बेसिकली वाई डायरेक्शन बोल लेता हूँ। अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव है। सही है। अच्छा, ये 50g कितना हो जाएगा? g को 10 मान लो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, g को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लो, g को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लो। ठीक है। अच्छा, सही है। तो सबसे पहले नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है, सही है। फिर 50g नीचे लग रहा है, तो उसे मैं -50g लिख दूंगा। अच्छा, ये जो सूडो फोर्स है 50a वाला, ये भी नीचे लग रहा है, तो मैं इसे -50a लिख दूंगा। तो ये बन गया टोटल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे। लेकिन जैसे मैंने बताया, सिंस मैं ये ऑब्जेक्ट का फ्रेम ले रहा हूँ, ये मैन का फ्रेम ले रहा हूँ, तो इस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो इसे मैं जीरो से इक्वेट कर दूंगा। तो यहां से नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या मिलेगी? नॉर्मल फोर्स की वैल्यू मिलेगी 50g प्लस 50a। दैट्स इट। तो 50g कितना हो जाएगा? g को मैंने 10 लिया है, तो ये 500 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ये a कितना है तो हमने कैलकुलेट कर लिया 250। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स का आंसर कितना आ जाएगा? नॉर्मल फोर्स का आंसर आ जाएगा 750 न्यूटन। तो बेसिकली जब भी लिफ्ट ऊपर जाती है तब ज्यादा नॉर्मल फोर्स है, और जो तुम्हारा जो वेइंग मशीन होता है, ठीक है, वो तुम्हारा एक्चुअली वेट नहीं कैलकुलेट करता, वो तुम्हारा नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करता है। तुम जमीन पे कितना फोर्स लगा रहे हो और उसके बेसिस पे वो वेट लगा रहा है। अभी यहाँ पे हमने देखा कि सिर्फ जब लिफ्ट ऊपर जाती है तब नॉर्मल फोर्स बढ़ जाता है, एंड दैट्स द रीजन वो तुम्हारा वेट ज्यादा दिखाएगा। तो ये पार्ट 1 क्लियर है तुम लोग को? जिन जिन को क्लियर है थम्स अप दे दो मुझे। सेकंड केस अभी करेंगे। बेसिकली सेकंड केस में क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन जो है वो डाउन, बेसिकली जो लिफ्ट है इट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले केस में अपवर्ड्स था, सेकंड केस में डाउनवर्ड्स है। सही है। अच्छा, ठीक है। अभी यहाँ पे फिर से एफबीडी बनाएंगे, यहाँ पे फिर से हम लोग मैन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं, तो यहाँ पे फिर से स्टेटमेंट लिखना है, कंसीडरिंग ऑब्जेक्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर मैन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सही है। अच्छा, इस पे कौन से फोर्सेस लगेंगे? सबसे पहले ग्रेविटी तो हमेशा नीचे ही लगेगी, मास इनटू जी, mg के बराबर, तो ये बेसिकली हो जाएगा 50g व्हिच इज नथिंग बट 500 न्यूटन्स। तो ग्रेविटी हमेशा नीचे एक्ट करेगी। ठीक है। अच्छा, नॉर्मल फोर्स ऊपर एक्ट करेगा, जो लिफ्ट का जो बेस है ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट को ऊपर पुश करेगा। उसके बाद अभी हमें सूडो फोर्स देखना है। सिंस ये ऑब्जेक्ट का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये मैन फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो उस पर सूडो फोर्स लगेगा। तो उस पर कितना सूडो फोर्स लगेगा? मास इंटू एक्सेलरेशन का, उसका मास इंटू सराउंडिंग एक्सेलरेशन। कौन से डायरेक्शन में लगेगा? जिस डायरेक्शन में सराउंडिंग मूव हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो लिफ्ट नीचे जा रही है तो फोर्स ऊपर लगेगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? ऑब्जेक्ट का मास इंटू सराउंडिंग का एक्सेलरेशन। तो ऑब्जेक्ट का मास कितना है? 50, सराउंडिंग का एक्सेलरेशन कितना है? 5, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 250 न्यूटन। सही है। तो ये यहाँ पे मैंने इसकी एफबीडी बना दी है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया है, इसके सारे फोर्सेस मैंने मेंशन कर दिए। अभी सिंस ये ऑब्जेक्ट का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, सिंस ये ऑब्जेक्ट का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो इस केस में क्या होगा? इसका नेट, इस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, इस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। सही है। तो अभी मैं इसमें इक्वेशन लिखूंगा, ऊपर के डायरेक्शन में पॉजिटिव मानता हूं, ऊपर का वाई डायरेक्शन पॉजिटिव, मैं यहाँ पे लिखता हूं समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। वाई डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस है उसका समेशन 0 है। सही। तो सबसे पहले नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है, प्लस ये जो एमए वाला फोर्स है ये भी ऊपर लग रहा है। अच्छा, ये एमजी वाला फोर्स नीचे लग रहा है, तो मैं इसे माइनस एमजी लिख देता हूँ। सही है। दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं इक्वेशन क्या मिलेगी? नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू, नॉर्मल फोर्स मिल जाएगा mg माइनस ma।
तो इस केस में mg कितना है, mg तो 500 है, माइनस ma कितना है, ma 250 है। तो यहाँ से हमें नॉर्मल फोर्स कितना मिल जाएगा, यहाँ पे हमें नॉर्मल फोर्स मिल जाएगा 250 न्यूटन। तो ये सब लोगों को क्लियर है क्या? जिन जिन को क्लियर थम्स अप दे दो। अभी देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हमने सूडो फोर्स के मेथड से सॉल्व किया। अभी यही क्वेश्चन हम लोग नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नॉर्मल मेथड, और ऑब्वियसली दोनों मेथड से हमें सेम आंसर आना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे मैं चलो फिर से वही डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पे अपनी लिफ्ट है, ठीक है, और यहाँ पे अपना इंसान खड़ा है। ये इंसान का मास कितना है, 50 kg, सही है। और ये लिफ्ट जो है ये ऊपर जा रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। और हमें नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करना है, नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करना है। इंसान और लिफ्ट का बॉटम, इनके बीच में कितना फोर्स है ये हमें कैलकुलेट करना है, सही है। अच्छा, ठीक है। अभी हम लोग इक्वेशंस लिखेंगे, लेकिन इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस केस में लिख रहे हैं कंसीडरिंग ग्राउंड फ्रेम, कंसीडरिंग ग्राउंड फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम। अभी इस केस में हमने जो इक्वेशंस लिखी थी वो हमने मैन फ्रेम में लिखी थी, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिखी थी। लेकिन अभी मैं जो इक्वेशन लिखूंगा जैसे हम लोग नॉर्मली सॉल्व करते हैं, ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिखूंगा, सही है। सबसे पहले यहाँ पे मैं इंसान बना दूंगा, ठीक है। इस पे ऑब्वियसली ग्रेविटी तो हमेशा नीचे एक्ट करेगी, mg के बराबर होती है ग्रेविटी। तो इस केस में ये बन जाएगा 50g विच इज नथिंग बट 500 न्यूटन, सही है। अच्छा, नॉर्मल फोर्स भी ऊपर एक्ट करेगा, नॉर्मल फोर्स भी ऊपर एक्ट करेगा, सही है। अच्छा, जिस फोर्स की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अच्छा, अभी सिंस ये ग्राउंड फ्रेम है, सिंस ये ग्राउंड फ्रेम है, तो जैसे मैंने बताया था ग्राउंड फ्रेम में सूडो फोर्स नहीं लगता, सही है। अगर इंसान बाहर खड़ा, अगर इंसान बस के बाहर खड़ा है, तो अगर वो तुम्हारे पास दे गया तो उससे बिल्कुल कोई भी फोर्स ऐसा लगेगा ही नहीं तो कि तुम पे कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है। मैं एक बस पे बैठा हूं, मैं एक बस पे बैठा और सपोज मास बस के बाहर खड़ा है, ठीक है। तो जैसे बस आगे जाएगी, मास कुछ दिखाएगा ही नहीं कि यार इस पे कोई फोर्स अप्लाई हो कर रहा है करके। तो मास के रिस्पेक्ट में मुझ पे कोई भी फोर्स नहीं है। तो अगर हम लोग ग्राउंड फ्रेम देख रहे हैं तो ग्राउंड फ्रेम में देयर इज नो सूडो फोर्स। तो यहाँ पे जो हम लोग सूडो फोर्स की इक्वेशन या फिर सूडो फोर्स का यहाँ पे हम जो जिक्र करते थे, तो यहाँ पे हम लोग सूडो फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे, सही है। लेकिन ये ग्राउंड फ्रेम नहीं है, सॉरी, ये ग्राउंड फ्रेम है, ऑब्जेक्ट का फ्रेम नहीं। तो अगर मैं बाहर से देखूंगा तो मैं क्या देखूंगा, अरे ये जो ऑब्जेक्ट है या फिर ये जो मैन है ये ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो मैन भी ऊपर जाएगा सेम एक्सेलरेशन से। तो यहाँ पे मैं बाजू में लिख दूंगा कि ये ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अभी मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा, ये सपोज ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, मैं क्या लिखूंगा, समेशन फोर्स इन वाई डायरेक्शन। ये क्या होना चाहिए, ये मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होना चाहिए, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। ये हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। टोटल फोर्स इन वाई डायरेक्शन कितना होना चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, सही है। अच्छा, तो टोटल फोर्स इन वाई डायरेक्शन कितना है, सबसे पहले नॉर्मल फोर्स तो ऊपर एक्ट कर रहा है इसलिए उसे पॉजिटिव, माइनस ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है विच इज नथिंग बट 500 न्यूटन, या फिर चलो इसे 50g लिख देता हूं मैं फॉर्मूला, इज इक्वल टू मास कितना है इसका 50 इनटू इसका एक्सेलरेशन कितना है, इसका एक्सेलरेशन है 5, सही है। तो यहां से नॉर्मल फोर्स कितना मिल रहा है, 50 इंटू 5 250 बन जाएगा, और ये 50 इंटू 10 माइनस वाला इधर के प्लस बन जाएगा प्लस 500। तो देखो यहाँ से भी हमें नॉर्मल फोर्स का वैल्यू 750 न्यूटन आ रहा है। तो दोनों केस में नॉर्मल फोर्स सेम आ रहा है, मतलब हमने कैलकुलेशन जो है वो दोनों केसेस में सही की है। सो दोनों एक्चुअली सेम आंसर दे रहा है, बट दोनों का सॉल्व करने का मेथड तरीका अलग है, दोनों में अलग लॉज लग रहे हैं, दोनों में फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है, दोनों में इक्वेशंस अलग है, लेकिन हमें आंसर सही आ रहा है। इनफैक्ट आंसर तो सेम ही आना चाहिए। तो ये सेकंड मेथड क्लियर है तुम लोग को? तो हम लोग नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, टॉपिक का नाम है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का सादा सिंपल मीनिंग सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फ्रिक्शन का सादा सिंपल मीनिंग क्या है, इट अपोजेस relative motion between objects in contact, सही है। बेसिकली अगर किसी दो ऑब्जेक्ट्स के सरफेस कांटेक्ट में तो उनके बीच का रिलेटिव मोशन ये अपोज करेगा, सही है। अच्छा, इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन अलोंग द सरफेस, इट एक्ट्स
इट एक्ट्स अलोंग द सरफेस, ठीक है, इट एक्ट्स अलोंग द सरफेस, सही है। अच्छा, अभी इसका डायरेक्शन क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इसकी एफवीडी कैसे बनाएंगे, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सही है। अच्छा, तो बेसिकली सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं और यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, सही है। अच्छा, सपोज इस ऑब्जेक्ट, ये वाला और नीचे वाला ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, ये वाला ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, और ये जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है उसे मैं एक फोर्स से खींच रहा हूं, सपोज उसे मैं फोर्स से भी, और दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, तो यहाँ पे मैं दोनों की अलग अलग एफवीडी बना लेता हूँ, ठीक है। ये ऊपर छोटा वाला ऑब्जेक्ट है, इस पे राइट डायरेक्शन में एक तो फोर्स लग रहा है और इस पे एक फ्रिक्शन लगेगा जो इन दोनों के बीच के रिलेटिव मोशन को रेजिस्ट करेगा, अपोज करेगा। तो ऊपर वाले केस में फ्रिक्शन जो है वो लेफ्ट साइड में लगेगा। अच्छा, जो नीचे वाला जो ब्लॉक है, नीचे वाला जो ब्लॉक है, अभी न्यूटन का थर्ड लॉ है, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा हूं तो वो ऑब्जेक्ट मुझ पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा, सही है। अभी ये जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन एक्चुअली कौन लगा रहा है ऊपर वाला ऑब्जेक्ट पे, ये नीचे वाला जो ब्लॉक है ये लगा रहा है। तो नीचे वाले ब्लॉक पे कौन सा डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, नीचे वाले ब्लॉक में फ्रिक्शन राइट डायरेक्शन में लगेगा। सो इतना क्लियर है ये मैंने क्या लिखा है। अच्छा, और एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है फ्रिक्शन के बारे में, वो क्या है, ये एक स्टेटमेंट लिखा मैंने, यहाँ पे मैंने दूसरा स्टेटमेंट लिखा, यहाँ पे मैं तीसरा स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अभी मैं इसे सेल्फ एडजस्टिंग क्यों बोल रहा हूं, इसे ध्यान से देख लेना, ठीक है। सपोज यहाँ पे नीचे अपना एक सरफेस है और उसके ऊपर एक बहुत भारी सा मैंने एक कबड़ है, उसके ऊपर एक बहुत भारी सा कबड़ है, ठीक है। और सपोज मुझे इस कबड़ को हिलाना है, तो मैंने इसे पुश करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, मैं इसे पुश करना स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं इसे राइट डायरेक्शन में पुश कर रहा हूं, तो और ऑब्वियसली ये इतना भारी है कि ये हिल नहीं रहा, ये इतना भारी है कि ये हिल नहीं रहा। तो सपोज मैं इसे 10 न्यूटन से राइट डायरेक्शन में पुश कर रहा हूं, तो ये जो वार्डरोब है या फिर ये जो अलमारी है, ये इस पे फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और उसका मैग्नीट्यूड भी 10 न्यूटन ही होगा, सही है। अच्छा, अगर मैं इसे 50 न्यूटन से पुश कर रहा हूं तो जो फ्रिक्शन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और उसका मैग्नीट्यूड भी 50 न्यूटन ही होगा। बेसिकली ये खुद को एडजस्ट करता है, ठीक है। ऑब्वियसली फ्रिक्शन का एक लिमिट होता है, मैं फोर्स लगाते जाऊंगा, फोर्स बढ़ाते जाऊंगा, बढ़ाते जाऊंगा, बढ़ाते जाऊंगा, एक लिमिट तक बढ़ेगा, उसके बाद फ्रिक्शन विल बी इनसफिशिएंट और ये मेरा ऑब्जेक्ट तब मूव करना स्टार्ट करेगा। वो चीज देख लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन और वो सारी चीजें, ठीक है, वो चीज हम लोग देख लेंगे। लेकिन अभी पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि मैं जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, सही है। अच्छा, और मैं जिस मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहा हूँ, अगर फ्रिक्शन का सफिशिएंट है तो उतने मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है। अच्छा, सही है। अगर सपोज मैं इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रहा हूं, अगर मैं इसे यहां पे पुश कर रहा हूं विद द फोर्स ऑफ लेट्स से 40 न्यूटन, तो इस केस में भी फ्रिक्शन भी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और उसका मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा 40 न्यूटन। तो तुम्हें ये स्टेटमेंट क्लियर है कि व्हाई फ्रिक्शन इज नोन एज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तुम जो फोर्स अप्लाई करोगे ऑब्जेक्ट पे, फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और अगर फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी सफिशिएंट है तो फ्रिक्शन खुद को उसी फोर्स में एडजस्ट कर लेगा। अगर तुम 10 न्यूटन से पुश कर रहे हो तो फ्रिक्शन 10 न्यूटन बन जाएगा, अगर तुम 100 न्यूटन से पुश करो तो फ्रिक्शन 100 न्यूटन में बन जाएगा, और उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, उसका डायरेक्शन उस फोर्स के ऑपोजिट रहेगा। ये क्लियर है, ठीक है। अगर इतना लिखे हो गया तो अभी आगे बढ़ते हैं। फ्रिक्शन के दो कैटेगरीज होते हैं, अपना जो फ्रिक्शन है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है आपका डायनामिक फ्रिक्शन। ठीक है, एक होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है आपका डायनामिक फ्रिक्शन। अभी दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। नाम से ही पता चल रहा है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है
अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तब स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तब इसमें डायनामिक फ्रिक्शन लगेगा। बेसिकली सपोज ये सरफेस है मेरा, सपोज ये मेरा सरफेस है, ठीक है। अभी इस सरफेस पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है, इस सरफेस पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है। अच्छा, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा हूं लेकिन ऑब्जेक्ट हिल नहीं रहा है, मैं इस ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा हूं लेकिन ऑब्जेक्ट हिल नहीं रहा है, तो इस केस में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसे हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन अभी सपोज मैं इस ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा हूं और ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो अभी इस पे जो फोर्स लगेगा या फिर इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो बन जाएगा मेरा डायनामिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन क्या होता है, ये इतना क्लियर है तुम लोग को? ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जब मेरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, डायनामिक फ्रिक्शन जब मेरा ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस जिसके हम फ्रिक्शन निकाल रहे हैं, ऑब्वियसली। सही है। अच्छा, चलो अभी दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, या फिर और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है पहले वो बताए तो फिर इन दोनों में डिफरेंस और देखेंगे। सही है। अच्छा, फ्रिक्शन का जो वैल्यू है उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। सही है। अच्छा, ये अभी क्या होता है ये एक एग्जांपल से समझेंगे, जैसे मैंने बताया था तुम्हें, ठीक है। सपोज यहाँ पे वो सेम एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे एक अलमारी है और नीचे एक सरफेस है, ठीक है। नीचे रफ सरफेस है तो ऑब्वियसली देयर इज अ फ्रिक्शन, देयर इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम, ठीक है। और मैं यहाँ पे सपोज इसे पुश कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सपोज इस अलमारी को पुश कर रहा हूँ। सही है। अच्छा, तो सपोज इस अलमारी का वेट, इस अलमारी का मास है सपोज 100 केजीज, इस अलमारी का मास है 100 केजीज। सही है। और देयर इज समथिंग अ कांस्टेंट जिसे हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसे हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसे हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, या फिर मैं फ्रिक्शन मैक्स लिख रहा हूं, फ्रिक्शन मैक्स, फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू दैट इज गिवन बाय नॉर्मल फोर्स इनटू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सही है। तो इस केस में नॉर्मल फोर्स कितना रहेगा, आई मीन नॉर्मल फोर्स, ये जो ब्लॉक है ये नीचे जिस वेट से दबाएगा, जो अर्थ है उसे उसी नॉर्मल फोर्स से ऊपर पुश करेगी, तो इस केस में नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा, 100 जी के बराबर हो जाएगा, विच इज नथिंग बट 1000 न्यूटन, अगर मैं जी की वैल्यू 10 अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस केस में नॉर्मल फोर्स है 1000 न्यूटन, और सपोज इस केस में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है आपका 0.3, ठीक है। आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है यूजुअली वो बेसिकली 1 के 0 और 1 के बीच में रहता है, तो मैं इसे ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। सही है। अच्छा, सपोज इस केस में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.3, 0.3। सही है। तो इस केस में फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे मैं फ्रिक्शन मैक्सिमम लिख रहा हूँ, आपका फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाएगा नॉर्मल फोर्स विच इज नथिंग बट 1000 न्यूटन इनटू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विच इज नथिंग बट 0.3, तो 300 न्यूटन। तो 300 न्यूटन आपका जो है वो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी। सही है। अभी मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं कितना फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ उसका वैल्यू लिख रहा हूँ, और यहाँ पे फ्रिक्शन कितना है वो लिख रहा हूँ। सही है। सपोज अभी मैंने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया राइट डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन भी उतना ही रहेगा 10 न्यूटन, बट ये लेफ्ट डायरेक्शन में रहेगा। सही है। अच्छा, अभी सपोज मैंने 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया राइट डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन उतना ही रहेगा 100 न्यूटन, लेकिन ये सब न्यूटन न्यूटन में। सही है। तो मैं बार बार न्यूटन नहीं लिखता रहूंगा, बट ये ऑपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, ठीक है। सपोज अगर मैंने 250 न्यूटन अप्लाई किया तो फ्रिक्शन भी उतना ही रहेगा 250, लेकिन ये लेफ्ट डायरेक्शन में रहेगा। जैसे मैंने बताया था फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, तुम जितना फोर्स लगाओगे ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाएगा अप टू अ सर्टेन लिमिट। अभी यहाँ पे सर्टेन लिमिट आएगा, अगर मैं 300 न्यूटन अप्लाई कर रहा हूँ राइट डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन भी 300 न्यूटन बन जाएगा लेफ्ट डायरेक्शन में। अच्छा, लेकिन अभी अगर मैं 350 न्यूटन अप्लाई कर रहा हूँ राइट डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन की वैल्यू ओवर हो चुकी है, बेसिकली इससे ज्यादा फ्रिक्शन बढ़ेगा नहीं, तो इस केस में भी फ्रिक्शन 300 न्यूटन ही रहेगा और वो लेफ्ट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। और इस केस में ऑब्जेक्ट जो है अभी तो ऑब्जेक्ट मूव होना स्टार्ट कर देगा। तो ये क्लियर है बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन का फंडा क्या है। फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है, तुम लोग जो फोर्स लगाओगे उसी फोर्स का लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन वो एक सर्टेन लिमिट तक, और वो लिमिट क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है, इट इज गिवन बाय नॉर्मल फोर्स इनटू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो इतना कॉन्सेप्ट जिन जिनको क्लियर है, एक थम्स अप दे दो मुझे। ओके, सही है। अच्छा,
जो अभी स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे मैं फ्रिक्शन मैक्स लिख रहा हूँ, ठीक है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है नॉर्मल फोर्स इनटू स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, इसे म्यू के से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो अपना डायनामिक फ्रिक्शन होता है उस केस में फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, एक्चुअली डायनामिक केस में हमेशा मैक्सिमम वैल्यू ही लगती है, डायनामिक केस में हमेशा मैक्सिमम वैल्यू ही लगती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे मैक्स वैक्स लग रहा है उतने रहेगा। ये होता है नॉर्मल फोर्स इनटू म्यू डी, या फिर चलो इसे एक्चुअली से म्यू स्टैटिक बोलेंगे, म्यू एस, और यहाँ पे म्यू क्या आएगा, म्यू डायनामिक, तो उसे म्यू के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। म्यू एस मतलब म्यू स्टैटिक, स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और म्यू के मतलब डायनामिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सही है। और आपका जो स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो हमेशा डायनामिक कोएफिशिएंट से ज्यादा रहेगा, सही है। एक चीज तुमने ऑब्जर्व की होगी, अगर तुम किसी बड़े ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हो, तुम पुश किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, और अचानक वो फिर मूव होना स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद एक बार वो मूव होना स्टार्ट कर जाता है, फिर उसे पुश करना ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। तो यूजुअली ऐसा देखा गया है कि जो स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इट इज मोर देन डायनामिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, इतना लिख दो सबसे पहले तो। चलो, तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लेना। बेसिकली क्वेश्चन है क्या, दो ब्लॉक्स है, दो ब्लॉक है जो एक के ऊपर एक रखे, ठीक है। नीचे वाला ब्लॉक है उसका मास है 70 केजीज, और ऊपर वाला जो ब्लॉक है उसका मास है 80 केजीज, सही है। ये इनके यहाँ पे मैंने मासेस रखे हैं। अच्छा, अब ये जो नीचे वाला ब्लॉक है ये कनेक्टेड एक पुली से, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और ये पुली के ऊपर से ऐसे जा रहा है, सही है। अच्छा, अभी जो नीचे वाला ब्लॉक है इट इज पुल्ड विद अ फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन्स, इट इज पुल्ड विद अ फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन्स, ठीक है। तो हमें बेसिकली इन, अभी देखो जो नीचे वाला जो सरफेस है वो तो स्मूथ सरफेस है, तो इस पे फ्रिक्शन तो नहीं लगेगा, लेकिन जो इन दोनों के बीच का जो सरफेस है वो उस पे फ्रिक्शन है, दैट्स अ रफ सरफेस, और उनके बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज गिवन बाय 0.3, दैट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन बाय 0.3, ठीक है। तो हमें बेसिकली ये कैलकुलेट करना है कि इन दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कितना है, सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करना है। और एक चीज कैलकुलेट कर लो कि ये जो रोप है इसमें टेंशन फोर्स कितना है, ठीक है। हमें इन दोनों ऑब्जेक्ट है इनके बीच का फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है, सही है। और ये जो रोप है इसका टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन क्लियर है सब लोग को? अच्छा, अभी इसे सॉल्व कैसे करना है देख लेंगे। सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन निकाल लो, सबसे पहले फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, ठीक है। अभी इन दोनों के बीच की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मुझे इन दोनों के बीच का नॉर्मल फोर्स चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एफबीडीज बनाऊंगा। ये जो 80 केजी वाला ब्लॉक है, यहाँ पे 80 केजी वाला ब्लॉक है, इसकी मैं एफबीडी बनाऊंगा, ठीक है। तो इसमें कौन से फोर्सेस लगेंगे? अच्छा, ये जो ब्लॉक है टेंशन इसे लेफ्ट में पुल करेगा, ठीक है, टेंशन इसे लेफ्ट में पुल करेगा, और जो नीचे वाला ब्लॉक है वो राइट में जाएगा। तो इस पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? क्या ना, इसे फ्रिक्शन का डायरेक्शन मोशन को अपोज करता है। अभी सिंस ये 80 केजी वाला जो ब्लॉक है वो लेफ्ट में जा रहा है, या फिर लेफ्ट में जाने को टेंड कर रहा है, ठीक है। जाना और जाने में टेंड करने में डिफरेंस बताया। तो सपोज ये मेरा ब्लॉक है, ठीक है, सपोज मैं इधर जा रहा हूं तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट लेफ्ट में जा रहा है, ठीक है। अभी सपोज मैं इधर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं धक्का मारो लेकिन मैं जा नहीं रहा हूँ, बट मैं उधर जाने की टेंड कर रहा हूँ। तो ये दोनों में डिफरेंस समझो, ठीक है। तो 80 केजी वाला ब्लॉक है, मे बी इट्स मूविंग, मे बी इट्स नॉट मूविंग, वी डोंट नो, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, सही है। अच्छा, चलो, अभी ये 80 केजी वाला ब्लॉक है, इस पे टेंशन जो है वो लेफ्ट में लग रहा है, और सिंस ये लेफ्ट में जाने की ट्राई कर रहा है तो फ्रिक्शन उसे अपोज करेगा, फ्रिक्शन राइट में लगेगा, तो ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन रहेगा, सही है। और इस पे कौन से फोर्सेस रहेंगे? नीचे mg लगेगा विच इज नथिंग बट 80g, और ऊपर नॉर्मल फोर्स लगेगा, तो सपोज मैं इसे n बोल देता हूँ, ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रहा है, सही है। अच्छा, और सपोज अज्यूम कर लो कि लेट्स से वो लेफ्ट में जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a। अगर ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट में जाएगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a, तो नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट है वो राइट में जाएगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a। बेसिकली ये सेम पुली है ना, हमने लास्ट क्लास में कंस्ट्रेंट इक्वेशन बताया था, यहाँ पे एक ही पुली है, तो दोनों का एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, सही है। तो ये जो 80 केजी वाला ब्लॉक है लेफ्ट में जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल है, सही है। चलो ये भी कैलकुलेट कर लेना, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो उनका एक्सेलरेशन कितना है, ये भी कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अच्छा, तो इसे सपोज मैं एक्स डायरेक्शन मान रहा हूँ और इसे मैं वाई डायरेक्शन मान रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, देखो, अभी वो वाई डायरेक्शन में तो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है, जो मेरा एक्सेलरेशन है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है। तो समेशन एफ वाई, वाई डायरेक्शन के नेट फोर्स 0 होने चाहिए, क्यों? बिकॉज ऑब्जेक्ट वाई डायरेक्शन में मूव ही नहीं कर रहा है, तो वाई डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन 0 है, तो वाई डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन 0 है,
तो नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में 0 होना चाहिए। सही है। अच्छा, तो कहना है इसे लिख सकता हूँ नॉर्मल माइनस 80g इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें नॉर्मल फोर्स का वैल्यू मिल जाएगा। कितना आएगा नॉर्मल फोर्स का वैल्यू? 800 न्यूटन। नॉर्मल फोर्स का वैल्यू हमें यहां से आ रहा है 800 न्यूटन। जैसे हमें नॉर्मल फोर्स आया वैसे ही फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर लो। फ्रिक्शन मैक्स कितना होता है? नॉर्मल फोर्स इनटू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नॉर्मल फोर्स कितना है? 800 न्यूटन और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 0.3। तो ये कितना हो जाएगा? बेसिकली ये हो जाएगा एक एक जीरो, तो ये जीरो में कुर्बान हो जाएगा पॉइंट हटाने में। तो 3 इंटू 80 240 न्यूटन। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 240 न्यूटन। सबसे पहले अगर इतना क्लियर है तुम लोगों को तो थम्स अप दे दो एक। चलो ठीक है, अभी आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे। हम लोग अज्यूम करेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है एक्चुअली मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट जो है वो एक्चुअली मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है? टेंशन माइनस फ्रिक्शन, या फिर चलो उल्टा भी लिख सकते हैं, या फिर चलो मैंने जैसे बताया था जिस डायरेक्शन में मोशन है उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो। यहाँ पे उल्टा माना है बट ठीक है। तो टेंशन लेफ्ट में लग रहा है, फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट में लग रहा है, इज इक्वल टू एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो टेंशन माइनस फ्रिक्शन कितना आ रहा था? 240 इज इक्वल टू मास कितना है? 80 इंटू एक्सेलरेशन स्मॉल है। सही है, ये अपना इक्वेशन 1 यहाँ पे बन जाएगा। सही है। अच्छा ठीक है, चलो अभी जो सेकंड ब्लॉक है, जो सेकंड ब्लॉक है उसकी एफबीडी में यहाँ पे बना दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं सेकंड ब्लॉक की एफबीडी बना दूंगा। तो यहाँ पे सेकंड ब्लॉक है अपना, इसका मास है 70 kg। सही है, इस पे यहाँ पे 1000 न्यूटन लग रहा है। टेंशन यहाँ पे लगेगा बिकॉज टेंशन हमेशा पुल कर रहा है। ठीक है, अच्छा अभी इस पे फ्रिक्शन कौन सा डायरेक्शन में लगेगा? इस पे अभी फ्रिक्शन कौन सा डायरेक्शन में लगेगा? देखो ऊपर वाला जो ब्लॉक है उसपे फ्रिक्शन राइट वर्ड लग रहा था, तो नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन लेफ्ट वर्ड लगेगा, बिकॉज ऑब्वियसली दोनों ब्लॉक्स पे फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। सही है, और ये जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है ये राइट वर्ड जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए। सही है, यहाँ पे मैं फ्रिक्शन की वैल्यू भी लिख देता हूँ। हम लोग अज्यूम करें कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है? 240 न्यूटन। अच्छा, अगर अपना अजम्पशन गलत निकला तो हमें कुछ एब्सर्ड आंसर आएंगे, हम थोड़े वियर्ड आंसर आएंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा अजम्पशन गलत है। सही है, इसीलिए एक्चुअली फ्रिक्शन के क्वेश्चंस थोड़े हार्ड हो जाते हैं, बिकॉज इसमें हमें अज्यूम करनी पड़ती है कुछ चीजें, और बाद में अगर रिजल्ट्स अलग आ गए तो हमें वो क्लिक भी होना चाहिए कि हमने अज्यूम गलत किया है। ठीक है, चलो अभी इसमें मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। देखो वाई डायरेक्शन में फोर्स लिख भी नहीं रहा हूँ बिकॉज मुझे जरूरत भी नहीं है। तो इस पे फोर्स क्या लिखूंगा? जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन के फोर्सेस को पॉजिटिव मानो। तो 1000 राइट में लग रहा है, माइनस टेंशन लेफ्ट में लग रहा है, माइनस फ्रिक्शन जो कि है 240 वो भी लेफ्ट में लग रहा है, इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 70 टाइम्स ए। ये इक्वेशन हमें मिल रही है। अच्छा ठीक है, चलो तो इसे जरा सिंपलीफाई कर देंगे हम लोग। टेंशन को वो साइड डाल देता हूं मैं, तो टेंशन प्लस 70 ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 माइनस 240। अभी 100 माइनस सॉरी 1000 माइनस 240, 1000 माइनस 240 कितना होगा? 760। तो 760 न्यूटन। ठीक है, तो ये अपना इक्वेशन 2 हो जाएगा। सही है, अभी हमें टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों निकालना है। हमें टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों निकालना है, तो हमें इन दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। अभी साइमल्टेनियसली मैं कैसे सॉल्व करूंगा? टेंशन को लिखूंगा 240 प्लस 80 ए, यहां से मैंने टेंशन को लिखा है, और ये मैं इक्वेशन 2 में डाल दूंगा। जैसे मैंने बोला था दो इक्वेशन को कैसे साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे मैं इक्वेशन 2 फिर से लिख रहा हूँ, लेकिन इसमें टेंशन के बदले ये डाल दूंगा मैं 240 प्लस 80 ए। सही है, प्लस 70 ए इज इक्वल टू 760। सही है, यहाँ पे जो टेंशन था मैंने टेंशन के बदले ये सब्स्टिट्यूट कर दिया 240 प्लस 70। बेसिकली एलिमिनेशन मेथड से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 80 प्लस 70 कितना हो जाएगा? 150। तो 150 ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 760 माइनस 240। तो 760 माइनस 240 कितना हो जाएगा? 6 माइनस 4 2, और ये 520। तो यहाँ से बेसिकली एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा 520 अपॉन 150, इट इज नथिंग बट 52 अपॉन 15। ठीक है, बाद में इसे फर्दर सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, बट फॉर नाउ इतना ही रहने दो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है, तो ये अपना एक्सेलरेशन का वैल्यू आ रहा है। अच्छा, ये एक्सेलरेशन का वैल्यू किसमें भी डाल दो, इसमें डाल दो चाहिए तो इसमें डाल दो, और इससे तुम्हें तो फिर टेंशन भी मिल जाएगा। तो इतना क्लियर है कैसे किया मैंने? जिन जिन को क्लियर है थम्स अप दे दो। अभी देखो इसमें मैं टेंशन कैसे निकालूंगा? ये जो 240 यहां से उठा रहा हूं मैं, 240 प्लस 80 टाइम्स ए के बदले ये डाल दूंगा मैं 52/15 जो हमें आंसर मिला है।
ठीक है, अभी देखो हमें टेंशन पॉजिटिव आ रहा है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव आ रहा है, सब कुछ प्रॉपर वैल्यूज आ रहे हैं, मतलब हमने जो अज्यूम किया था कि मेरा मोशन हो रहा है वो हमने सही अज्यूम किया था। सही, जो हमने अज्यूम किया था मोशन हो रहा है वो हमने एकदम प्रॉपरली एकदम सही अज्यूम किया था। ठीक है, अच्छा चलो अभी इस चीज को कैलकुलेट करना है बस। अभी इस चीज को कैसे कैलकुलेट करना है, 5 3 जा एक सेकंड में इसे अलग कलर से करूंगा सो दैट कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, 5 3 जा 15 देन वी हैव 5 5 6 जा 15। ठीक है, इस चीज को कैलकुलेट कर लेना बेसिकली कितना आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से हमें टेंशन का वैल्यू मिल जाएगा, ये तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली 517.33 आ रहा है। ठीक है, 33 बेसिकली यहाँ से आएगा। ठीक है, न्यूटन। तो ये टेंशन फोर्स का वैल्यू है आपका। सही है, तो देखो हमने टेंशन निकाल लिया, हमने नॉर्मल फोर्स तो वो तो निकालने की जरूरत नहीं थी, फिर हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल लिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट किस एक्सेलरेशन से जा रहा है, फिर हमने टेंशन निकाल लिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया, हमने यहाँ पे फ्रिक्शन तो स्टार्टिंग में निकाल लिया था। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं होता, अगर ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं होता तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती। सही है, ओके फाइन, लिखो इतना सब लोग।